Hello student, I am Babita Sharma, your Hindi teacher. Welcome my online class. पिछले वीडियो में हमने आपकी बुक व्याकरण से चैप्टर 2 वर्ड विचार के बारे में पढ़ा। उसी का ये सेकेंड पार्ट है। तो हम लोगों ने वर्ड विचार में पढ़ा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वन कहते हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? तो भाषा की ध्वनियों को क्रमबद्ध समूह से जब लिखा जाता है तो वर्णमाला कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाषा की ध्वनियों को व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये वर्णमालाएं हैं। वर्ण अगर आप क के बाद द लिखते हो, द के बाद ज लिखते हो, वर्ण कहलाएंगे माला, लेकिन वर्णमालाएं नहीं कहलाएंगी। क्रमबद्ध समूह को मतलब वर्ण क के बाद ख, ख के बाद ग, तो ये इसको कहते हैं वर्णमाला। उसके बाद हमने पढ़ा कि हिंदी में वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्वर स्वतंत्र होता है, उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर 11 होते हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अ, ये आपके 11 स्वर हैं। स्वर के 3 रूप होते हैं, 3 अंग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। उसके बाद आपके हैं दीर्घ स्वर। इनका उच्चारण करने में ह्रस्व का दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। और आपका तीसरा है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर का तिगुना लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों की मात्राएं। स्वर ही ऐसा है जिनकी मात्राएं होती है। 11 स्वर हैं जिसमें से अ की कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि अ ऐसा स्वर है जो हर एक व्यंजन में मिलता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और जो 10 स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं। उसमें से आपका नेक्स्ट था अयोगबा। जब आप वर्णमाला क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ या अ आ ई उ, तो अंग अह आता है। तो अंग अह जो है ये अयोगबा है। ये जो ध्वनियाँ हैं ना ही स्वर में आती हैं और ना ही व्यंजन में, इसलिए इन्हें अयोगबा कहते हैं। अनुस्वार संयुक्त के रूप में, अनुस्वार संयुक्त व्यंजन के रूप में अरहित, जिसमें अरहित जिस वर्ण में अ न हो, जैसे अंग ञ ड़ न म, जिसके नीचे हलंत वाला चिन्ह जब लग जाता है वहाँ पे आपके स्वर में अ नहीं आता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, स, ख, स, ह से पूर्व सम उपसर्ग लगने पर, सम वही जो हलंत उपसर्ग लगने पर म के स्थान पे अनुस्वार ही लगता है। उदाहरण संलग्न, संहार इत्यादि। उसके बाद हम लोग पढ़ा अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह की सहायता से बोलते हैं, जैसे चांद, गांव, दांत, ऊंट इत्यादि। उसके बाद हमने पढ़ा विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग अधिकांश केवल संस्कृत में ही होता है। ये सब आपके स्वर थे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के सहायता से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक व्यंजन में अ आता है, तो अ आपका स्वर ही है। ओके, स्वर ही है। स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं, जिसमें स्वर, जब हलंत लगता है तो उसमें स्वर नहीं मिलते हैं। व्यंजन के भी 3 अंग हैं। जैसे स्वर के 3 थे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, वैसे व्यंजन के हैं। तो व्यंजन का पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें य, र, ल, व होते हैं। उसमें व्यंजन स, ख, स। ये जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ होते हैं 4, उष्म होते हैं 4। तो ये आपके टोटल व्यंजन जो होते हैं
33। और संयुक्त व्यंजन है आपका जिसमें छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन जो होता है दो व्यंजनों के मिलने से ही बनता है। संयुक्ताक्षर, जिसको संयुक्त अक्षर व्यंजन भी कह सकते हैं, एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से व्यंजनों को संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, परंतु ड ड़ हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियां हैं जिसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियों में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण व्यंजन। संयुक्त वर्ण व्यंजन, दो व्यंजनों को मिलाकर लिखने के नियम। दो व्यंजनों को मिलाकर लिखने के नियम। जब खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन को अरहित करके दूसरे व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। उदाहरण दिया है कि जब खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन को अरहित करके, जैसे कोई खड़ी पाई आप लगाते हैं और उसमें अरहित व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे आपके बुक में दिया है प, ये प आप ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके नीचे अगर आप ये चिन्ह लगा दिए, ये चिन्ह, तो ये क्या हो जाता है कि ये आपका जो ये जो आप खड़ी पाई लगाए हैं वो जब आप आगे लिखोगे तो वो आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा। जब वो ये जब चिन्ह लग जाता है तो ये आधा हो जाएगा और इससे एक शब्द बनाएंगे, जैसे आपके बुक में ही दिया है प्यास। ओके, तो जब इन चिन्हों का प्रयोग होता है तो वो जो जो वर्ड होता है वो आधा हो जाता है। कभी आप अगर कीपैड हिंदी का चलाते हैं और आपको लिखना रहता है कोई चीज़, जैसे आपने बच्चा लिखा तो ब लिखोगे, च पूरा लिखोगे, और जब च लिखोगे और उसके बाद जब ये हलंत वाला चिन्ह वहाँ लगा दोगे तो वो च आधा हो जाएगा। तो इससे होता है कि वो जो खड़ी पाई होती है वो हट जाती है और वो आधा हो जाता है। ऐसे ही दिया है आपके बुक में ध्यान, कि ध्यान क्या है, ध दिया है। ओके, तो ध ये आपका ये ध है, और जब ये वाला हलंत वाला चिन्ह ऐसे लग जाता है तो वो आधा और या ध्यान हो गया। ऐसे अन्न दिया है, ख्याति दिया है, ज दिया है। अब देखिए ज आपका है पूज्य, तो ज आपका बीच में आएगा। तो जैसे आप लिखते हो पूज्य लिखा तो प पूरा लिखा आपने ऐसे, ठीक, पू ऐसे हो गया। ज आप जब ऐसे लिख दोगे और ये से चिन्ह लगा दोगे तो आप जब य लिखोगे अपने आप ये क्या होता है, आधा ज हो जाएगा, पूज्य। इस चिन्ह से ही वो क्या होता है कि जो वर्ण होता है वो हाफ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे गुंडी हटाकर भी इन्हें अरहित कर इन्हें अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। गुंडी लगाकर मतलब आप ये समझिए, जैसे क है, क को हाफ में लिखना है। जैसे आपका क ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और जब ये आप इसके नीचे ऐसे हलंत लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आधा क। तो क्या हो गया, वक्त हो गया। प है, फ है, तो फ के नीचे अगर ये वाला चिन्ह लग गया ऐसे तो अपने आप जब आप आगे का लिखोगे तो ये जो गुंडी है, जो इसका फ का आगे का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो हफ्ता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हलंत लगाकर भी इन्हें अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। हलंत लगाकर भी जब आप लोग लिखते हो कोई चीज़, जैसे आप छुट्टी ही आपके बुक में दिया है, ऐसे लिखा हुआ है, तो जैसे छुट्टी ऐसे लिखे आप लोगों ने छू, तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, वही ट को नीचे लिख देते हैं, ये छुट्टी हो जाता है। लेकिन आप लोग जब कभी लिखते हो छुट्टी तो ऐसे करके लिखते हो, छू, फिर ट के नीचे वो हलंत, फिर टी। तो ये इससे क्या होता है कि ये जो ट के नीचे हलंत है वो अपने आप आधा हो जाता है, तो वो हो जाता है छुट्टी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं
ऐसे ही कि र के विभिन्न रूप होते हैं, र के भी विभिन्न रूप होते हैं, एक र नहीं होता है, कई र होते हैं। यह है रेफ। जब हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो र 3 प्रकार के होते हैं। जब हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन या वर्ण, जब हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो र के 3 रूप होते हैं। र के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है, देखिए ये रेफ, तो इसके ये आपका सिंपल रे है और ये किसी वर्ड के ऊपर लगता है। जैसे यदि स्वर रहित, यदि स्वर रहित, यदि स्वर रहित, और रहित नहीं, रहित जिसमें स्वर है, अगर स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है, स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। उदाहरण कर्म, कर्म में कर्म तो म के ऊपर र लग गया, कर्म, क्योंकि उसमें अ आ रहा है। स्वर्ग, पर्व, आश्चर्य इत्यादि। कहा जा रहा है कि यदि स्वर रहित के बाद कोई व्यंजन आता है तो र के उस व्यंजन के ऊपर रेफ जिसको बोलते हैं के ऊपर लगता है। और दूसरा उदाहरण है, यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ र जुड़ता है तो उसके पैर में जुड़ जाता है। कोई शब्द हम लिखते हैं तो उसके पैर में, उसके बगल से पैर में ऐसे र जुड़ जाता है। उसका उदाहरण दिया है प्रश्न, कर्म, नर्म, नम्र आदि। दूसरा उदाहरण है कि यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ र जुड़ता है तो उसके पैर के नीचे वो र जुड़ जाता है। पहला जो रहता है वो वर्ड के ऊपर लग जाता है, रेफ जिसे बोलते हैं। अगर दूसरे में अगर ऐसा है, कोई सब वर्ड व्यंजन है तो उसके पैर के नीचे लग जाता है। तीसरा है, जब स्वर रहित र के पहले स्वर रहित ट ड आते हैं तो र उसके पैर में जुड़ता है। जैसे राष्ट्र, ड्रम, ट्रम, ड्रामा, ट्राक, ट्राम इत्यादि। ये आपके 3 होते हैं। एक आपका सिंपल, यानी अगर ये 3 है तो जो सिंपल र है वो 4 हो जाते हैं। एक र आपका ये है, एक आप इसके ऊपर कोई वर्ड शब्द लिखते हो तो उसके ऊपर ऐसे लग जाता है। तीसरा आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसके पैर के बगल में लगता है। और अगर आप और कोई भी शब्द लिखते हो तो उसके पैर के ऐसे नीचे लगता है। तो ये आपका क्या है? ये आपके सब र पढ़े जाते हैं। ये भी र है, ये भी र है और ये भी र है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ढ और ड, ड़ और ड़। ड़ और ड़ हिंदी के व्यंजन हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में भी किया जा सकता है, जबकि ड़ तथा ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य तथा अंत में किया जाता है। ये है ड़ और ढ, किसी हिंदी के व्यंजन हैं। ये आपके हिंदी के व्यंजन हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ और मध्य तथा अंत में किया जाता है। इन दो शब्दों का, इन 2 वर्डों का प्रयोग, इनका और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में करते हैं। और जबकि अंग और र का प्रयोग हम केवल शब्द के मध्य या अंत में करते हैं। इसका और इसका प्रयोग, ड़ और ढ़ का प्रयोग हम आरंभ, मध्य और अंत में करते हैं, लेकिन अंग और ढ़ का प्रयोग हम हमेशा शब्द के मध्य और अंत में ही करते हैं। उसके बाद आपका कुछ उदाहरण दिया हुआ है। कुछ उदाहरण हैं कि डब्बा, ड से डब्बा, अड्डा, घड़ा, उड़ान, ढक्कन, पढ़ाई, बाढ़ इत्यादि। स ख यानी बड़ा स, ख जिसको पेट भरुआ स आप बोलते हैं। ये 2 भिन्न व्यंजन अवश्य हैं, पर हिंदी में इसका उच्चारण में कोई अंतर नहीं रहा है। जब एक ही शब्द में स तथा ख तो पहले स फिर उसके बाद ख का प्रयोग होता है। उदाहरण विशेष, जैसे ये आपका जो बड़ा वाला स है
और ये पेटफरुआ स है, ख है, इसको ख बोलते हो आप, इसको मूर्धन्य श बोलते हो। तो जब आप किसी भी शब्द में इन दोनों का एक साथ प्रयोग होता है तो इसको हम लिखते हैं विशेष। जैसे पहले बड़ा वाला स दंतव्य स लिखते हैं, उसके बाद मूर्धन्य स लिखते हैं। जैसे ट दिया है, ट से पहले ख का प्रयोग होता है, ट के पहले ख का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे दिया शिष्ट, कष्ट। मतलब अगर कोई ये ट आपका शब्द है तो और ख आता है, मूर्धन्य स आता है, तो उसके पहले मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेद करना। जब शब्दों के एक साथ वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है तो विच्छेद किया जाता है। आपको कई बार ये बता दिया गया है। जैसे आपके बुक में दिया है बाजार, बाजार दिया हुआ है, इसको आप वर्ण विच्छेद करेंगे। कमल दिया है, सिपाही दिया है, सुमन दिया है, शरीर दिया है, पुस्तक दिया है। अगर आपके बुक में दिया है, जैसे मैंने कर दिया कि सुरेश का वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करोगे? स प्लस उ प्लस र प्लस ए प्लस स प्लस अ, ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद। मतलब कोई शब्द और वाक्य का ही वर्ण विच्छेद हो सकता है। शब्द और वाक्य का ही वर्ण विच्छेद हो सकता है, वर्ण का नहीं, शब्द और वाक्य। लेकिन वर्ण का विच्छेद हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब वर्ण छोटा है तो उसको हम किस प्रकार वर्ण विच्छेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शब्द है, क्योंकि वर्ण से ही आपका शब्द बनता है और शब्द से ही आपका वाक्य बनता है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है आपका, ये सब आपके वर्ण विच्छेद हैं। जैसे आपने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी की सहायता से बोली जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। हिंदी में 11 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों की मात्रा होती हैं, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। शब्द के एक एक वर्ण को अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द जो होता है, एक शब्द होता है, उसको एक एक वर्ण को जब हम अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। थैंक यू।